आज खैबर पख्तूनख्वा में एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब से उनका तजिया तबसरा जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा करक के इलाके में CTD और पाक अफवाज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जहां पर मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 17 दहशतगर्द को मारा गया है और बताया जा रहा है कि 7 से 10 जो दहशतगर्द हैं उनको ज़ख्मी किया गया है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा, ये जो सिक्योरिटी के सिलसिले में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा में आज जैसे देखने को मिला, इसके ऊपर आपकी राय क्या है और ये कितने इफेक्टिव हो सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और सिविल अदारे जो हैं, वो जब भी मौका मिलता है और जब इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है तो वो ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करते रहते हैं। ये जो अभी आज की जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं कि लकी मरवत और करक की बाउंड्री के ऊपर ये पता चला था कि कुछ 22 के करीब जो दहशतगर्द हैं, उनको उनकी मूवमेंट थी, वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान जो है वो एंटर हुए और उन्होंने अपने आप को वहाँ से कुछ अगली कार्रवाइयाँ करना चाह रहे थे और वो पिछले 7-8 दिन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस पे कोई इंफॉर्मेशन थी कि ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको वॉच किया गया, वेट किया गया। उनके पास बड़े हाईटेक किस्म के वेपन्स थे। आपको पता है जैसे ये एक मुल्ला नज़ीर ग्रुप है, ये उसके जो मेंबर थे और आपको पता है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान बार बार एक चीज़ कह चुका है कि आप ये जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं इनको रोकें, इनके खिलाफ फतवा दें। आपको पता है इस सिलसिले में पाकिस्तान ने रिलीजियस डिप्लोमेसी का सहारा लिया, पाकिस्तान ने अपनी जो हुकूमती लोग हैं, सिविल मिलिट्री, सबको अफगानिस्तान भेजा और अफगान तालिबान के हवाले से बताया कि ये दहशतगर्दों को, मुल्ला नज़ीर ग्रुप हो, TTP के लोग हों, बाकी ग्रुप हों, इनको रोकें और इनके खिलाफ एक्शन लें और इनको बताएं कि अब अफगानिस्तान जो है वो एक रियासत बनने जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो अब दहशतगर्द उनको दुनिया नहीं कह रही, वो एक रियासत के तौर पे काम करें। लेकिन ये जो 22 लोग हैं जिनका अब जिक्र हो रहा है कि ये इनको एलिमिनेट किया गया, जैसे इनके पास बड़ा हाईटेक वेपन था और शुक्र है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की तरफ से कोई कैजुअल्टी या कोई शहादत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है कि जब तक अफगान तालिबान इस चीज़ में राज़ी नहीं होते कि वो इन दहशतगर्द ग्रुपों को डिसआर्म करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। आपको पता है पाकिस्तान काइनेटिक ऑपरेशन तो कर रहा है, हम और इसमें फ़ौज और अवाम साथ मिलके कर रहे हैं। वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो फ़ौज को हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो साथ होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने तो अफ़गानिस्तान के लोगों को रखा, उनको उनको जॉब्स दी, कारोबार करवाया, तालीम दी, लेकिन आज अब ये जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हम इनको तो नहीं रख सकते। इन दहशतगर्दों से तो हम लड़ सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रंप साहब पहले ही कह गए हैं कि हमारा अरबों डॉलर का असला अफ़गानिस्तान में रह गया, वो असला अफ़गान तालिबान ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ TTP के हाथ लग गया, मुख्तलिफ दहशतगर्द जमातों के हाथ लग गया और अब अफ़गान तालिबान जो है बजाय इसके कि उनको डिसआर्म करें, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करें, दुनिया से वैसे ही वो डिस्कनेक्टेड हैं, तो बजाय इसके कि वो इन चीज़ों में फोकस करें, वो इनको कह रहे हैं कि जी आप हम काबुल को महफूज रखना चाहते हैं और पेशावर को और लकी मरवत को जो है हम वहाँ पे हमले करना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका कल जिक्र किया था स्पीच में यूनाइटेड नेशंस में और कहा था कि आप एक ब्रदरली मुल्क हैं, हम नहीं चाहते कि हम वो ताकत का इस्तेमाल करें, ताकत रखते हुए हम अगर भारत जो हमसे 6 गुना ज्यादा ताकत रखता था, बड़ी फौज, 80 अरब डॉलर का दिफाई बजट, अगर उसको उसकी बंदूकों का जो है वो हमने बंद करवा दिया था, उसके जहाज गिरा दिए थे, तो अफगानिस्तान को सजा देना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। सो आज का ये ऑपरेशन जो है ये इस तरह की बहुत सारे जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, IBOs, अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी इसके बारे में तहकीक भी बड़ी है, जरा मुख्तसर ये बताइएगा क्या समझते हैं अफगानिस्तान में क्लियर मैसेज के बाद, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी वजीर आजम ने एक ब्रीफिंग के बाद बड़ा क्लियर पैगाम दिया, तो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत के अंदर ये अब रियलाइजेशन है कि उनको ये रोकना है और आपके ख्याल में ये दुरुस्त समत है सब पाकिस्तान की? देखिए, हम तो बहुत बार उनको कह चुके हैं कि इनको रोकें और सिर्फ हम नहीं कह सके, चाइना उनको कह रहा है, ईरान कह रहा है। आपको पता है पाकिस्तान ने डिफरेंट ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। अभी कल ही जो एक क्वाड्रिलेटरल मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान, ईरान,
चाइना एंड रशिया ने अगेन वॉर्न किया अफगानिस्तान को कि आपकी सरजमीन जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जॉइंट स्टेटमेंट 4 मुल्कों की कल आई है। पाकिस्तान ने अलहदा ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं और अफगान तालिबान को बार बार बावर करा रहे हैं। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर इस तरह दहशत गर्दों को पनाह देंगे और दुनिया आपको देख रही है, दुनिया समझती है कि ये अब एक रियासत चलाना चाहते हैं, लोग आपसे सफारती ताल्लुकात रखना चाहते हैं और आप दहशत गर्दों को अनलिश कर देते हैं। तो ये हैंड इन हैंड नहीं चल सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फ़खर दुरानी साहब से सवाल करते हैं अगला। फ़खर साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि वज़ारत मज़हबी उमूर ने पॉलिसी का ऐलान किया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड आज़िम हज फौत हो जाए या मजबूरी के बायस ना जा सके तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार हज पर जा सकता है। ये पॉलिसी आज़मीन के लिए किस हद तक सहूलत पैदा करेगी? बिल्कुल, ये एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त पॉलिसी है। ख़ास तौर पे अगर आप देखें माजी में अगर कोई इस तरह का वाक़या होता था, अगर कोई जो हज एप्लीकेंट जो है वो उनकी वफ़ात हो जाती थी हज से पहले ही, तो उसका या तो मुतबादिल का या फिर उसके साथ साथ जो पैसे हैं वो वापस करने का इतना कम्प्लेक्स और पेचीदा तरीक़ाकार था कि वो ये अब जो हुकूमत की तरफ से ये किया गया है मुतबादिल के तौर के ऊपर कोई रिश्तेदार को भेजना, ये एक ज़बरदस्त फ़ैसला है। ताहम अभी तक ये क्लैरिफाई करना हज मिनिस्ट्री को या रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि ये जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इसमें कौन होगा, कोई माँ बाप की जगह पे भाई बहन होगा, बेटा बेटी होगी, कौन होगा, ये इसको एक वाज़े तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये रिश्तेदार की जो कैटेगरी है वो वाज़े करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो अगर कोई नहीं है तो फिर भी जो पैसों के जो वापसी के हवाले से वो तरीक़ाकार भी आसान बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने जो पिछले साल एक बड़ा जो पाकिस्तान का जो हुआ है वाक़या, वो बड़ा उसके बाद पाकिस्तान को ये गलती से सीखने का वो करना चाहिए। क्योंकि पिछले साल जो 67,000 आज़मीन हज जो प्राइवेट कोटा के ज़रिए नहीं जा सके, तो उसके बाद ये हुकूमत को ये इस तरह की जो रिफॉर्म्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये लाने की ज़रूरत है और जो तरीक़ाकार है उसको मज़ीद आसान बनाने की ज़रूरत है। बेशक, थैंक यू सो मच फ़खर साहब। बेनज़ीर से सवाल करते हैं। आपको पता है 2-4 रोज़ पहले अमेरिका के जो सदर हैं उनकी मुलाकात हुई अरब मुस्लिम ममालिक की जो रहनुमा हैं उनसे, और उससे ये ख़बर निकल कर बाहर आई, बल्कि ये जो अमरीकी ओहदेदार हैं, हुकूमती ओहदेदार, उस मुलाकात में मौजूद थे। उन्होंने मीडिया के सामने आके बताया कि 21 नुकाती एजेंडा पेश किया गया है फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए, जो अरब मुस्लिम ममालिक हैं इनको। बेनज़ीर, इसी से मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है कि तफसीलात तो मंजर आम पर नहीं आई इन 21 नुकात की, लेकिन इस सारे जो प्रोसेस है ये अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक इसमें मीडिएट कर रहे हैं, उनके हवाले किया गया है। इसमें फ़लस्तीन अथॉरिटी कहाँ पर है, क्यों मिसिंग है? अच्छा अलीना, इसकी डिटेल्स कुछ आ चुकी हैं और ख़ास तौर पे जो इजरायली मीडिया है उसमें आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है कि ये कौन से पॉइंट्स हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई जा रही है कि ये जो एजेंडा, ये जो प्लान है, ये बनाया है स्टीव विटकॉफ ने, टोनी ब्लेयर ने और जैरेड कुशनर ने। तो मेरा तो सबसे बड़ा इशू इस प्लान के साथ ये है कि इसमें फ़लस्तीनी आवाज़ें कहाँ हैं, और टोनी ब्लेयर का पास का रिकॉर्ड क्या है इराक से हवाले से हम सबको पता है। जैरेड कुशनर जो थे वो बहुत बड़े सपोर्टर थे अब्राहम अकॉर्ड्स के। तो इसमें फ़लस्तीनी आवाज़ें बिल्कुल नहीं है जो भी ये प्लान बन रहा है। अच्छा, इस प्लान में कहा गया है कि एक ट्रांजिशन हुकूमत होगी फ़लस्तीन में जो टेक्नोक्रेट्स की होगी, उनके ऊपर एक बैठेंगे, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी। अमेरिका, यूरोपियन ममालिक और अरब ममालिक जो है एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएंगे जो ये सारा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट, स्टेबलाइजिंग फोर्स, ये जो सारा कुछ है वो ये देखेंगे। इस दौरान पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कहा गया है कि आप अपने आप को रिफॉर्म करें। अब रिफॉर्म का मतलब क्या है किसी को नहीं पता, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई टाइमलाइन भी नहीं दी गई कि आपने कब तक अपने आप को रिफॉर्म करना है। अच्छा, फ्रांस ने भी अभी न्यूयॉर्क में जब अपना प्रपोजल रखा था तो उन्होंने भी इसी किस्म की बात की थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो अपने आप को रिफॉर्म करे, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी इस तरह से थी कि उन्होंने कहा था कि आप अपने इलेक्शंस करवाएं, जो 2006 से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने अपने इलेक्शंस नहीं कराए, जिसमें महमूद अब्बास साहब जो थे उन्होंने आगे से उनको खत लिखा था वापस मैक्रोन को कि हम 1 साल में इलेक्शन करवा लेंगे। तो वहां पे
کچھ کلیئرٹی تھی. یہاں پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ یاد دلاتی رہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ وہی ہیں جو پلان بنا رہے ہیں جنہوں نے محمود عباس کو انگا میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی, ان کو ویزا نہیں دیا. دوسرا ایشو جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اس پلان کے حوالے سے وہ یہ کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم قدم اٹھائیں گے آگے جا کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے و بنانے میں, لیکن اس میں بھی پھر بھی کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن علینا میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کیونکہ اس وقت فوری ضرورت ہے کہ جو یہ جینوسائیڈ ہے, جو امداد ہے وہ غزہ تک پہنچے, جو یہ جینوسائیڈ ہے یہ جلد سے جلد رکے. تو اگر اس پلان سے ایسا ہوتا ہے تو میں کہوں گی کہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن سوال وہیں کا وہیں رہتا ہے علینا, جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پلان کے حوالے سے, کہ کہاں لکھا ہے اس پلان میں کہ اسرائیل کے لیے کوئی کانسیکوینسز ہوں گے, ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ایک جینوسائیڈل سٹیٹ ہے, اب تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہہ دیا ہے, لیکن کہیں پہ کوئی نہیں ذکر کہ کوئی کانسیکوینسز ہوں گے. اگر آپ پڑھ بھی لیں یہ سارے پوائنٹس جو اسرائیلی میڈیا میں آ گئے ہیں, اور کہیں نہیں لکھا کہ فلسطینی جو اتھارٹیز ہیں یا فلسطین کی جو نئی ریاست ہوگی ان کے پاس فوج ہوگی. کس ملک کے پاس فوج نہیں ہوتی؟ ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے ایک فوج کی اپنی سیکیورٹی کے لیے, لیکن یہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ ایک نئی ریاست بھی بنائیں گے. تو ابھی بھی بہت سے ایشو ہے لینا, میں نے جیسے پہلے بھی کہا میں بہت پیسمسٹک ہوں ان چیزوں کے بارے میں, اور خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتی ہیں. چلیے جی, ویسے کتنی افسوسناک بات ہے جب ہم پازیٹیو کوئی چیز دیکھتے بھی یہ ہے کہ ابھی کوئی امید کی کرن اس طرح سے نظر نہیں آتی. شکریہ بے نظیر شاہ صاحب. آصف رشید چودھری صاحب آپ سے سوال ہو رہا ہے. اسلام آباد پولیس نے, ٹریفک پولیس نے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے 1 اکتوبر تک کی مہلت دے دی ہے. اس کے بعد سخت کارروائی کا کہا جا رہا ہے. کیا سخت پالیسی مؤثر ثابت ہوگی؟ جی بڑی اچھی بات ہے. ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر دنیا میں کہیں بھی ڈرائیونگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو ڈیڈ لائن ابھی جو کچھ دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں اس میں 1 ہفتے کی مزید توسیع کی گئی ہے. لیکن ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں شہری حلقوں سے وہ بتاتی ہیں کہ پولیس کے جو یہاں پہ ہمارے سی ٹی او ہیں کیپٹن ٹیڈ حمزہ ہمایوں اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں, ان کی طرف سے جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس سے شہریوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. جب ایک دھمکی نما ایک ویڈیو پیغام آیا کہ آپ کے پاس اگر لائسنس نہیں ہوگا 1 ہفتے کے بعد تو آپ کو تھانے میں بند کر دیا جائے گا اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, یہ سی ٹی او صاحب نے جب یہ میسیج دیا تو پورا شہر جس میں تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, شہری ہیں, بے شمار لوگ, اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شہری پہلے لائسنس نہیں بنوا رہے تھے. اس حوالے سے ایک اچھا سٹیپ ہے. لیکن اب اتنا رش ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ برائے مہربانی اگلے دن آئیں, آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی, آپ کے پاس ٹوٹل چند سو اہلکار ہیں, اور پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ڈرائیونگ ٹیسٹ لینے کی گاڑی تک نہیں ہے. تو اب آپ نے جب اچانک پورے شہر کو پینک کر دیا اور پورا شہر آ گیا لائسنس بنوانے کے لیے, تو بہتر ہوتا کہ پہلے آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے, پھر ایک لمبی ڈیڈ لائن دیتے اور اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈیڈ لائن دیتے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ ٹینٹ اور کناتیں لگائی گئی ہیں اس کے اندر بھی شہری پورے نہیں آ رہے, اور یہاں پہ اسلام آباد میں ابھی تک گرمی کا جو ہے وہ دن کے اوقات میں زور ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں شہریوں کو اور خواتین کو بہت زیادہ مختصراً انتظامات ہیں نہیں, لیکن انہوں نے ڈیڈ لائن رکھ دی ہے جس کی وجہ سے بڑی دشواری کا سامنا ہو رہا ہے. تو اگر یہ کرنا ہی تھا اقدامات تو اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو تو ایٹ لیسٹ بڑھاتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی.